नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए बायोलॉजी को। तो आपका ये लास्ट टॉपिक है एवरीडे लाइफ, और ये पार्ट 2 है। इसी के साथ आपकी बायोलॉजी यहाँ पे समाप्त हो जाएगी, फिर हम फिजिक्स से स्टार्ट कर लेंगे। तो इससे रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर वो होता है जो आपका प्लांट्स के थ्रू दो तरीके के, एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक होते हैं जैसे आपके मैन मेड, इंसानों द्वारा बनाए गए, तो उसमें रेयॉन आ जाता है। तो पहला तो ऑप्शन नहीं हो सकता। देखो, जूट तो आपका नेचुरल है, जूट आपका कैसे नेचुरल है, ये नेचुरल है। और रेयॉन आपका कैसा है, मैन मेड है। ये दोनों आपके मैन मेड है, तो ये भी नहीं हो सकता। जूट एंड सिल्क और सिल्क एंड पॉलिएस्टर, तो ये आपका मैन मेड है, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर बनेगा जूट एंड सिल्क। पढ़ लेते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज द 3, जूट एंड सिल्क आर द नेचुरल फाइबर। फाइबर्स आर द थ्रेड्स दैट आर यूज टू मेक द फाइबर। अब ये फैब्रिक किसके बने होते हैं, या तो सेलुलोज के बने होंगे, ठीक है ना। और ये कैसे होते हैं, आपके पॉलीसैकेराइड्स होती हैं। तो फाइबर आर टू टाइप्स, नेचुरल एंड द सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर जो होती है, तो नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज लाइक द प्लांट, इंसेक्ट एंड द वॉर्म्स। कॉटन, वूल एंड द सिल्क आर द एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल फाइबर्स। कॉटन फाइबर्स की अगर बात करें, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ अ कॉटन प्लांट। जो क्या होता है, कॉटन होता है ना, कॉटन का जो आपका क्या होता है, जिसे बोलते हैं आपका हिंदी में बोला जाता है, कॉटन को क्या बोला जाता है, एक सेकेंड है, कपास। कपास, तो कपास का जो क्या होता है आपका पौधा होता है, उसका जो फल होता है, उससे ये कॉटन निकाला जाता है। और कॉटन के लिए, कॉटन की खेती के लिए जो आपके फेमस जो आपके स्टेट्स हैं, प्रोडक्ट जो नंबर 1 नंबर 2 है, आई थिंक पहले नंबर पे गुजरात आता है, सेकंड नंबर पे आपका महाराष्ट्र आता है। वुलन फाइबर्स की अगर बात करें, ऑप्टन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ द सीप, रैबिट्स एंड द गॉड्स। उनके जो क्या होती है, आपकी बाल होते हैं, उनसे किया जाता है, जो खाल होती है। तो सीप हो गई, भेड़ हो गई, या फिर खरगोश हो गया। गॉड भी इस्तेमाल की जाती है, बकरी भी इस्तेमाल की जाती है। सिल्क फाइबर क्या, ऑप्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है सिल्क के लिए। और जूट फाइबर्स आर ऑप्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ द वाइट जूट प्लांट कॉल द कॉर्कोरस कैप्सुलरीज। तो ये आपने याद रखना है। सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो मैन मेड फाइबर्स होते हैं, रियॉन, टेरिकॉट, टेरिलेन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, ये कुछ आपके क्या है, पॉपुलर सिंथेटिक फाइबर्स हैं। रेयॉन्स की अगर बात करो, इट इज अ सिंथेटिक फाइबर दैट इज मैन्युफैक्चर्ड और मेड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज सच एज द वुड एंड द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दैट आर रीजनरेटेड एज द सेलुलोज फाइबर। तो इसमें कौन सा होता है आपका, सेलुलोज फाइबर होता है। द मैनी टाइप्स एंड द ग्रेड्स ऑफ द रेयॉन कैन इमिटेट द फील ऑफ द टेक्सचर ऑफ द नेचुरल फाइबर्स सच एज द सिल्क, वूल, कॉटन एंड द लिनन। पॉलिएस्टर फाइबर की बात करें, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिंथेटिक फाइबर। पॉलिएस्टर फैब्रिक्स आर यूनिक एज दे कैन बी ईजिली वॉश्ड एंड डू नॉट गेट द रिंकल्ड। पॉलिएस्टर फाइबर जो होता है, इनमें क्या होती है कि इनमें रिंकल नहीं आते, मतलब प्रेस वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं नेचुरल फाइबर, जैसे एनिमल्स के थ्रू आपका वूल मिल जाता है, जैसे भेड़ से मिल सकता है। सिल्क हो गया, आपको जो सिल्कवॉर्म है उससे सिल्क मिल जाता है। प्लांट्स की बात करें, कॉटन, तो इसका जो कौन होता है, फूल होता है ना, वहाँ से कॉटन मिल जाती है। और याद रखना कि कॉटन जो होती है उसके लिए ब्लैक सॉइल चाहिए होती है आपको। कैसी होती है, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है, रेगुर सॉइल। कहाँ की जाती है खेती, तो गुजरात और महाराष्ट्र में। लिनन जो होता है वो फूल से मिलता है, तो ये आप याद कर सकते हैं। ये आपके कुछ सिंथेटिक फाइबर, जैसे नाइलॉन हो गया, रेयॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, आपका टेरलिन हो गया। रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क जो होता है, जैसे आपके देखे होंगे आपने, ये जो आपकी क्या होती हैं, बोल सकते हैं धागे वगैरह होते हैं, इससे बनते हैं। पॉलिएस्टर का ये कपड़ा है आपका, नायलॉन से रस्सियाँ वगैरह बन जाती हैं, और आर्कलिक से आपके कुछ ऐसा मैटर वगैरह बन जाता है, ठीक है ना। नॉन ब्रेकेबल होता है ये भी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेम द विटामिन फॉर्म द कैरोटीन विच इज़ वेजिटेबल पिगमेंट। अब मैंने कई बार बताया, ये बीटा कैरोटीन की बात हो रही है। बीटा कैरोटीन आपका सिंपल सी बात है, ये कौन सा है, ये आपका विटामिन ए है, रेटिनॉल। तो बीटा कैरोटीन से आपका क्या होता है, रेटिनॉल फॉर्म्ड होता है। तो ये आपने याद रखना, मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है, द विटामिन फॉर्म्ड फ्रॉम द कैरोटीन बीटा कैरोटीन विच इज द वेजिटेबल पिगमेंट इज कॉल्ड द विटामिन ए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेटिनॉल। डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए लीड टू द डिसीज कॉल्ड द, जिसे बोलते हैं आपका निक्टालोपिया। तो निक्टालोपिया मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। वेयर द पेशेंट सफर फ्रॉम द पुअर विजन एट द नाइट, ऑल्सो इट मे कॉज द प्रीमेच्योर डेथ इन द चाइल्ड या चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ द 5। फूड रिच इन द विटामिन ए, कैरेट, अगर जिसको क्या होती है आंखों में दिक्कत होती है, कैरेट, स्पेनिश खा ले, पालक खा ले, गाजर खा ले, स्वीट पोटैटो और लेटस, मतलब जो आपका सलाद वगैरह होता है, इनमें काफ़ी ज़्यादा फाइबर्स होता है, जो आपका बोल सकते हैं ख़त्म कर सकता है विटामिन ए की कमी को। विटामिन डी की बात करें, कैल्सिफेरॉल बोलते हैं, तो इट हेल्प द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम डिजॉल्व इन द ब्लड। इट प्रिवेंट द वीकनिंग ऑफ द बोन्स एंड टूथ। अब जैसे विटामिन ए है, तो ये किस तरह के फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये आपका डी कैसा है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। Vitamin D also has the other function in the body, including the cell growth, neuromuscular and the immune function, and the reduction of the inflammation.
विटामिन डी डेफिशिएंसी कैन कॉजेज द रिकेट्स इन द चिल्ड्रन। रिकेट्स की मतलब क्या होती है कि बोन्स आपकी वीक पड़ जाती है। ऑस्टियोमलेशिया जो होती है आपका एडल्ट्स में होती है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि जैसे जैसे एज क्या होती है ज़्यादा होने लग जाती है, वृद्धों में देखने को मिलती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस आपका देखने को मिलता है जब आपकी क्या होती है एज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, विटामिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। 8 विटामिन इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपका B1 थायमिन, थियामिन बोलते हैं, B2 आपका राइबोफ्लाविन, B3 आपका नियासिन, B5 पैंटोथेनिक एसिड, B6 पायरोक्सिन, B7 बायोटिन, B9 आपको फॉलिक एसिड आता है, B12 आपको साइनोकोबालामाइन आता है। विटामिन सी की बात करें तो बी और सी, अगर इन दोनों की बात करें तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है दोनों की दोनों। इट इज ऑल्सो नोन एज द एस्कॉर्बिक एसिड। इट एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट। इट इज एन essential nutrient for the body as it is involved in the tissue repair and the enzyme related function. A deficiency of the vitamin C can cause the disease known as the scurvy. अच्छा आगे चलते हैं। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बायो इंडिकेटर ऑफ द एयर पॉल्यूशन। तो ये लाइकेंस का यूज़ किया जाता है। और एयर पॉल्यूशन में कौन सा, सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है, ये इंडिकेटर होता है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ जाती है तो लाइकेंस क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। कहाँ पे लाइकेंस होती है, काई। तो अगर इससे पता लग जाता है कि अगर एयर में सल्फर डाइऑक्साइड है तो लाइकेंस वहाँ पे पनपेंगे नहीं। आपने काई देखी होगी, तो ये जो आपके कौन से पॉन्ड्स वगैरह होते हैं ना, पॉन्ड्स मतलब जहाँ पर क्या होती है आपकी जैसे झील वगैरह हो गई, या बोल सकते हैं जहाँ पे पानी होता है, तो वहाँ पर आपकी क्या हो जाती है, हरी हरी घास जम जाती है, उसे बोलते हैं काई, लाइकेंस। तो वहाँ पे काई नहीं उगती। तो ये आप याद रखना। तो लिखा हुआ है लाइकेंस आर द एंड द ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स होते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, इन्हें बोला जाता है। मैं बात कर दूंगा। देखो इनका क्या होता है कि कोई यानी कि क्या नहीं होता, पर्टिकुलर क्या नहीं होता, रूट नहीं होता, पता नहीं लगता कौन सा रूट है। मतलब एक पर्टिकुलर आपका क्या नहीं कर सकते, आप क्लासिफाइड नहीं कर सकते रूट कौन सा है, शूट कौन सा है, ये पता नहीं लग पाता। तो लिखा सर्व एज द इफेक्टिव बायो इंडिकेटर ऑफ द एयर क्वालिटी बिकॉज दे हैव नो रूट्स, नो क्यूटिकल्स एंड दे एक्वायर ऑल देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डायरेक्ट exposure to the atmosphere. Their high surface area to volume ratio further increases and the interceptions and the accumulation of the contaminants from the air. Bioindicators की अगर बात करें include the biological processes, species of the communities and are used to assess the quality of the environment and how it changes over time. Changes in the environment are often attributed to the anthropogenic disturbance and the pollution, land use changes, and the natural stresses, drought and the late spring freeze. Although anthropogenic stresses from the primary focus on the bioindicator research, the widespread development and the application of the bioindicators have occurred primarily since the 1960s. Over the years, we have expanded our repertoire of the bioindicators to assist the studying all the types of the environment, aquatic, terrestrial, using all the major taxonomic groups. तो लाइकेंस याद रखना, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो आपका सल्फर पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसका इंडिकेटर होता है आपका। अच्छा किंगडम प्लांटी की अगर बात करूँ, प्लांट किंगडम की अगर बात करूँ तो इसमें 5 कैटेगरीज आपने बांटनी है। तो थैलोफाइटा होते हैं, एक ब्रायोफाइटा, एक टेरिडोफाइटा, और फिर होते हैं आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा जो होते हैं आपके, उनमें कोई स्टेम नहीं होती, कोई रूट नहीं होता। अगर बात करें जिनमें आपका थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाता है, बॉडी पार्ट होते हैं आपके ब्रायोफाइट्स पर, ये वस्कुलर, इनमें वस्कुलर टिश्यू नहीं होता है। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं आपके टेरिडोफाइट्स, इनमें क्या होता है, वस्कुलर टिश्यू होते हैं पर इनमें सीड्स नहीं होते। तो पहले जो आपका टाइप आता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये आपके कैसे आ जाते हैं, ये आ जाते हैं आपके कैसे क्रिप्टोजम्स में आ जाते हैं, मतलब इनके अंदर सीड्स नहीं होते। तो पहला वाला मैंने बताया था कोई स्टेम और रूट्स नहीं होता, दूसरे वाले में वस्कुलर टिश्यूज नहीं होते, तीसरे वाले में वस्कुलर टिश्यू होते हैं पर सीड्स नहीं होते। दूसरे जो टाइप के आते हैं वो होते हैं आपके स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं, उनमें आपके क्या, उन्हें फेंड्रोजम्स भी बोला जाता है। उसमें 2 आ जाते हैं आपके, 2 आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिनमें क्या होता है आपका सीड्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म होते हैं नेकेड सीड होते हैं, इनमें फ्लावरिंग और फ्रूट्स दोनों नहीं होते हैं। ये फ्लावरिंग प्लांट नहीं होता, नो फ्लावरिंग प्लांट, नो फ्रूट प्लांट। जबकि एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनका जो सीड होता है कोटेड सीड होता है, इनमें नंगा होता है, इसमें कैसा होता है कोटेड होता है। इसमें क्या होता है फ्लावरिंग प्लांट इन्हें बोला जाता है। फ्लावरिंग एंड फ्रूट प्लांट 2 तरीके होते हैं, मोनोकोट्स होता है, डाइकोट्स होते हैं, एक बीजपत्री 2 बीजपत्री होते हैं ये। तो अब ये चीज़ याद रखना कि ब्रायोफाइट को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है। एक्चुअल में ये होता क्या है कि लैंड में तो पनप जाता है पर रिप्रोडक्शन के लिए से वाटर की जरूरत होती है। वहीं अगर फर्स्ट 2 प्लांट की बात की जाएगी तो फर्स्ट 2 प्लांट जो होता है आपका, जिसमें बिल्कुल सेपरेटेड पार्ट्स होते हैं, वो कौन सा होता है आपका, टेरिडोफाइटा होता है। ठीक है ना, फर्स्ट 2 प्लांट। बस वही कमी है कि इसमें क्या नहीं होता आपके, ये सीड्स नहीं बनाता। बस इतना याद रखना आप लोगों ने। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द पायनियर स्पीसीज ड्यूरिंग द हाइडार्क सक्सेशन। तो ये चलता है आपका किस में, स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स के थ्रू आपका क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपका। लिखा हुआ द सीक्वेंशियल ग्रेजुअल एंड द प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन द स्पीसीज कंपोजिशन इन एन एरिया कॉल्ड द सक्सेशन और द इकोलॉजिकल सक्सेशन। द एंटायर सीक्वेंस ऑफ द कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंजेस इन द गिवन एरिया इज कॉल्ड द सेरे। The individual transitional communities are termed as the seral stages or the seral communities. The communities that is near equilibrium with the environment is called the climax community. The species that invade a bare area are called the pioneer species. Bare मतलब जहाँ पे क्या होता है, कुछ भी नहीं उगता, ठीक है ना।
शुरुआत फाइटोप्लैंक्टन से ही होती है। ये एक आपके मिनरल न्यूट्रिएंट्स आपके काम करते हैं कहाँ पर, आपके एक्वेटिक जगह पे। तो लिखा हाइडार्क सक्सेशन टेक्स प्लेस इन द वेट एरिया और वाटर। कहाँ पे स्टार्ट होता है हाइडार्क, हाइडार्क मतलब हाइड्रा, हाइड्रा मतलब पानी। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, वेट एरिया या वाटर होगा, लीडिंग टू द सक्सेशनल सीरीज प्रोग्रेस टू द हाइड्रिक एंड द मैसिक टू मैसिक कंडीशन। द पायनियर स्पीसीज आर द फाइटोप्लैंक्टन, मतलब शुरुआत कौन कर सकता है, फाइटोप्लैंक्टन से ही कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं को खा के आपके क्या होते हैं वहाँ पे जो जितने भी आपके प्लांट्स होंगे, जो आपके हाइड्रोलिक प्लांट्स होते हैं वो पनपते हैं, उसके थ्रू आपका क्या होने लग जाता है, उनकी जब मात्रा बढ़ने लगता है तो वाटर कंटेनमेंट आपका कम होने लग जाता है और फॉरेस्ट बन सकते हैं, जैसे लिखा हुआ था द फाइटोप्लैंक्टन आर रिप्लेस बाय द फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म। ये किसमें बदलने जाता है, आपके फ्री फ्लोटिंग, जो आपका फ्लोट कर सकते हैं पानी में। एंजियोस्पर्म मतलब जो क्या कर सकते हैं, एंजियोस्पर्म अभी तो बताया, देखो कहाँ पे था, ये देखो एंजियोस्पर्म ये बताया था, जिनमें क्या होती है आपकी सीड्स होती हैं, कोटेड सीड्स होती हैं, मतलब ये क्या करते हैं आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, तो ये बन सकते हैं। देन रूटेड एंजियोस्पर्म इन्वेड द सेजेस ग्रासेस एंड द फाइनली द ट्रीज, और बाद में किस में बदल जाते हैं, लास्ट में ट्रीज में बदलते हैं। एट लास्ट अ स्टेबल क्लाइमेक्स फॉरेस्ट इज फॉर्म्ड, और उस बेड जगह में आपका क्या होने लग जाता है, आपका पूरा फॉरेस्ट बन जाता है। एक्वेटिक हैबिटेट इज कन्वर्टेड इन द मैसिक हैबिटेट। ये लिखा हुआ ना, हाइड्रिक जो एनवायरमेंट हो किसमें बदल जाता है, मैसिक में बदल जाता है, मतलब आपका जो क्या था पूरा पानी का जो तालाब था उसने पूरा चेंज कर दिया, किसमें बदल गया, आपका बदल गया वो फॉरेस्ट में। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर देखिए फाइटोप्लैंक्टन्स आए पानी के अंदर, उसके बाद क्या हुआ कि सबमर्ज्ड हुए प्लांट स्टेजेस में। आपका फाइटोप्लैंक्टन्स को किन्होंने अपना एब्जॉर्ब किया, प्लांट्स ने किया। अब प्लांट्स में क्या बदल गए, आपके फ्लोटिंग प्लांट्स स्टेजेस में आ गए एंजियोस्पर्म में। इसके बाद क्या हुआ कि वो धीरे धीरे बढ़ने लगे, क्योंकि एंजियोस्पर्म है उनका क्या होता है, सीड्स होता है, सीड से क्या हुए दूसरे आपके क्या हो गए, बोल सकते हैं डॉटर सेल्स के थ्रू आपके प्रोड्यूस हो गए दूसरे प्लांट्स। तो रीड स्वैम्प स्टेजेस आ गया, उसके बाद क्या होगा पानी की मात्रा धीरे धीरे कम होने लग जाती है। उसके बाद मार्सी मेडो स्टेजेस आ जाती है, जहाँ पे थोड़ा सा दलदल हो जाता है। उसके बाद स्क्रब स्टेजेस आती है, बड़े बड़े आपके पेड़ लग जाते हैं। उसके बाद आपका फॉरेस्ट बन जाता है। तो ये पूरी स्टेज होती है आपके हाइडार, जो सक्सेशन होता है वो फाइटोप्लैंक्टन से लेकर कहाँ तक होता है, फॉरेस्ट तक का होता है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं अल्कोहल फॉर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब्स टू ऑब्टेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस मेनली बेस्ड ऑन दी। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस भी यूज हो सकती है, न्यूट्रिएंट मीडियम भी यूज कर सकते हो, ब्रियोर ईस्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब ऑल ऑफ द दीज। अब लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे अल्कोहल फॉर्मेंटेशन द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच सुगर मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू द एथिल अल्कोहल। अब होता है कि आपका जो ग्लूकोज होता है उसमें पहले पायरुवेट में चेंज होता है और एंट्रोपिक कंडीशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं उसे एथिल अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं, या तो फिर वो लैक्टेट में चेंज होता है। लैक्टेट ये मसल्स में होता है, मतलब एनिमल्स में होता है, और ईस्ट की प्रेजेंस में अगर देखेंगे तो एथिल अल्कोहल फॉर्म्ड हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर निकल जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ द सम माइक्रोब्स लाइक द ईस्ट एंड द बैक्टीरिया इज कॉल्ड द अल्कोहल फर्मेंटेशन। इट इज द एंट्रोपिक प्रोसेस। एंट्रोपिक मतलब होता है जहाँ पे एब्सेंस होती है किसकी, ऑक्सीजन की नहीं होती, प्रेजेंट नहीं होती। अच्छा, different type of the alcoholic beverage can be obtained using the alcohol fermentation. These are the distillation process, nutrient medium used and the brewer yeast used. लिखा हुआ है, अब देखते हैं तो पहला डिस्टिलेशन प्रोसेस में वाइन एंड बियर आर ऑब्टेन्ड विदाउट द डिस्टिलेशन, वेयर इज द विस्की ब्रांडी एंड द रम आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेशन बोथ। तो याद रखना कि वाइन और बियर बिना डिस्टिलेशन की यूज हो जाती है, जबकि आपका विस्की ब्रांडी और रम ये आपका डिस्टिलेशन विद द फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू आपका बनता है। टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम की अगर बात करें, बियर इज ऑब्टेन फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ द ग्रेन मैस, वेयर इज द वाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ द फ्रूट जूस। आगे लिखा हुआ है टाइप ऑफ द बियर इज यूज, तो फर्मेंटेशन ऑफ द मैस ग्रेन्स ऑफ द ऑब्टेन बियर इज अबाउट द सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी एंड द एस कार्सीबेरजेनेसिस। अब लिखा फर्मेंटेशन ऑफ द फ्रूट जूस टू ऑब्टेन वाइन इज अबाउट द सैक्रोमाइसिस एलिप्सो डेंस। अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, जैसे ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज से आपके क्या होता है, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपके टू ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है जब ग्लूकोज टूटता है। तो ग्लूकोज से आपका एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपका दो पायरुवेट निकलते हैं, क्या निकलते हैं, दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। अब दो कंडीशन बनती है, एक तो साइटोप्लाज्मिक कंडीशन बनती है, एक माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेस बनती है। साइटोप्लाज्मिक होता है जब क्या होता है एंट्रोपिक कंडीशन बनती है, विदाउट ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तब उसका फर्मेंटेशन किया जाता है। तो जो आपके क्या होता है एनिमल्स होते हैं तो उनमें उनके अंदर क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। लैक्टिक एसिड क्या होता है कि जैसे मैं बताऊँ, लैक्टिक एसिड क्या होता है कि जैसे कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी अगर इंसान एक्सरसाइज कर रहा है तो उसके बाद जो दर्द टाइप का होता है उससे क्या होता है कि वो दर्द क्यों हो रहा है, लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। दूसरा होता है अल्कोहल एंड द डाइऑक्साइड, ये होता है ईस्ट की प्रेजेंट में। तो ये वाली कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, फर्मेंटेशन, ठीक है ना, जहाँ पे ईस्ट होता है यूज़। दूसरा होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे आपका क्या होता है एनर्जी करेंसी यूज़ होती है, वो एरोबिक कंडीशन होती है, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उसमें आपके पूरे एरोबिक्स रेस्पिरेशन चलता है, क्रेब्स साइकिल आती है जो 2 बार फॉलो होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपकी बन जाती है। इसके अलावा मैं बता दूं जैसे आपका क्या होता है फोटो से जो आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसमें क्या होता है ग्लूकोज टूटता है विद द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, और इससे क्या निकलते हैं आपके 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, 6 आपके वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, और आपकी जो एनर्जी जनरेट होती है
ATP के आसपास निकलती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के आसपास निकलती है। वहीं अगर मैं बात करूँ कि अगर एनरोबिक कंडीशन हो तो ग्लूकोज जब टूटता है तो वो 2 लैक्टिक एसिड में टूटता है। अगर ह्यूमंस की बात करूँगा, एनिमल्स की बात करूँगा, इसलिए आपका 2 ATP मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, कुकिंग ऑफ द फूड एट द टेम्परेचर जस्ट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर 82 डिग्री सेंटीग्रेड टू 99 डिग्री सेंटीग्रेड नोन एज द, इसे बोलते हैं सिमरिंग, धीरे धीरे पकाना। स्टीमिंग मतलब होता है कि स्टीम के थ्रू। प्रेशर कुकिंग मतलब क्या होता है आपका कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर आ जाता है। बॉइलिंग मतलब होता है जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ जाता है। अच्छा, जल्दी पकाना है तो प्रेशर कुकिंग यूज़ की जाती है। और सिमरिंग में क्या होता है कि अगर आपको मिनरल्स या फिर उसका जो टेस्ट है वो आपको लॉक करना है उसी में, तो सिमरिंग मतलब धीरे धीरे किसी चीज़ को पकाना। आपने देखा कि कोई कोई डिश होती है जैसे मटन वगैरह हो गया, चिकन वगैरह हो गया, तो अगर प्रेशर कुकर की जगह अगर सिमरिंग के थ्रू पकाया जाता है रात भर, उससे अगर बिल्कुल हौले हौले पकाया जाए, धीरे धीरे आपका बिल्कुल लो टेम्परेचर में पकाया जाए, तो वो क्या कर देता है, जितने भी उसके क्या होते हैं बोल सकते हैं जितना भी उसका फ्लेवर होता है वो क्या रहता है, लॉक्ड रहता है। स्टीमिंग भी होती है, स्टीमिंग जैसे मोमोज वगैरह हो गए तो स्टीमिंग के थ्रू पकाए जाते हैं, बॉइलिंग के थ्रू तो हर चीज़ पकाई जाती है। तो यहाँ पढ़ लेता हूँ, मैन हैज़ बिन कुकिंग फूड सिंस टाइम इमेमोरेबल. It started when the fire broke accidentally by the ancient man and the raw meat got roasted in it. तो क्या हुआ था कि आप जानते हो कि पत्थर उससे क्या कर दी थी, आग जला दी थी। और जब क्या खाया उसने, जब इंसान ने पहली बार यूज़ किया था कि रॉ मीट को जलाकर भुनकर खाया था तो उसे वो टेस्ट बेहतर लगा था, और उस समय से आपका कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। मैंने बताया था कि जो हमारे एंसेंट जो आपके क्या है पूर्वज हैं, तो एंसेस्टर जो भी है, तो उनमें क्या होता था कि मैंने एक बताया था जो अब वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारे अंदर। वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा है हमारे अंदर, तो वेस्टिजियल ऑर्गन हमारा कौन सा है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अब इसका काम नहीं होता, तो ये कहाँ पे लगा होता है आपका, सीकम में लगा होता है, मतलब ये लार्ज इंटेस्टाइन में लगा होता है आपका, बड़ी आंत में, इंटेस्टाइन में एक तरफ, ठीक है ना। तो ये क्या आपका वेस्टिजियल ऑर्गन, ये क्या करता था कि पहले सेलुलोस वगैरह को पचा लेता था, जो आपका कच्चा जो आप हम खाते हैं जैसे घास वगैरह, ये अपेंडिक्स जो होता है ये एक्टिवेट फॉर्म में होता है, किनमें, जानवरों में। सेलुलोस वगैरह पचा लेते हैं, घास वगैरह खा लेते हैं, ये चीज़ें हो जाती हैं। दूसरा कि रॉ मीट खा लेते थे, अब क्या इंसान नहीं खा सकता। सेलुलोस को अगर पचाना तो क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब उसे गर्म करना पड़ेगा। मीट को भी गर्म करना पड़ता है, मतलब बॉईल करना पड़ता है या रोस्ट करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। देयर आर द वेरियस मेथड ऑफ द टू कुक द फूड लाइक, तो पहला था मॉइस्ट हीट मेथड, इट इंक्लूड द बॉइलिंग, सिमरिंग, पोचिंग, स्टीमिंग, प्रेशर कुकिंग एंड द ब्लैंचिंग। ड्राई हीट आता है, ये मॉइस्ट, जब जहाँ पे क्या होता है वाटर का इस्तेमाल किया जाता है या मॉइस्चर का इस्तेमाल किया जाता है। ड्राई में क्या है, बेकिंग हो गया, ग्रिलिंग हो गया, रोस्टिंग हो गया, फ्राइंग हो गया। कॉम्बिनेशन मेथड में क्या होता है कि ब्रासिंग आ जाता है, दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। व्हेन द फूड इज कुक्ड एट द टेम्परेचर जस्ट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर 82 degree centigrade to 99 degree centigrade is called the simmering. It is used to make the food like the vegetable tender and the soft. The benefits of the simmering include the no specific skills or equipment required to cook. Cooking food for the longer time enhance the flavors. अच्छा, बॉइलिंग आता है, रेफर टू द कुकिंग ऑफ द फूड इमर्स्ड इन द वाटर एट द 100 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर कुकिंग रेफर टू द कुकिंग ऑफ द फूड इन अ प्रेशर कुकर टू ट्रैप द एस्केपिंग हीट प्रोड्यूस। तो उसमें क्या कर देते हैं आप, स्टीम को एस्केप करने से क्या कर देते हैं, बंद कर देते, प्रिवेंट कर देते हैं। हीट आपकी क्या होती है, आपकी अंदर ही लॉक हो जाती है, जिससे क्या खाना जल्दी बन जाता है। इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द 100 डिग्री सेंटीग्रेड सो फूड गेट्स कुक्ड क्विकली। दाल, राइस, मीट इज द cooked usually using this technique. Steaming other requires the food to cook in the steam. The steam is produced by the boiling water or the liquid vigorously in a pan so that the food is completely surrounded by the steam and not in the contact with the water or the liquid. ठीक है ना। Here the food gets the cooked at the 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर भी आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू द मिल्क पाउडर। तो ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस होती है आपकी, जब दूध को दूध पाउडर में बदला जाता है। तो लिखा मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू द मिल्क पाउडर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड द डिहाइड्रेशन। मतलब उससे सारा जितना भी क्या होता है, वाटर होता है आपका, जितना भी बोल सकते हैं लिक्विड पार्ट होता है, उसे निकाल के जितना भी रॉ मटेरियल बचता है उसे क्या बोल देते हैं आपका मिल्क पाउडर। उसमें अलग अलग आपके केमिकल्स भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे लिखा हुआ द मिल्क पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एवोपरेटिंग द मिल्क कंटेंट इनटू द ड्राइनेस, इट डेवलप द लम्प्स व्हेन द डिजॉल्व इन द लिक्विड। Dried milk or the milk powder is the product obtained by the removal of the water from the milk by heat or other suitable means to produce the solid containing 5% or the less moisture. Converting milk into the milk powder plays a significant role in the storage. By drying it to the biological value of the milk can be retained for a long period of the time under the relatively simple storage condition. सिंपल सी बात है, मिल्क पाउडर बनाया क्यों जाता है, ताकि लंबे समय तक हम उसे क्या रख सकें, स्टोर कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। बॉटलिंग का मतलब होता है, बॉटलिंग आप जानते हैं जैसे is the process of the putting any product like the beer, mineral water, etc. into the bottles and the corking the bottle. और बॉटलिंग होता है कि ऊपर से ढक्कन लगा देना। वैक्यूम की बात करें, वैक्यूम को निकाल देना, ड्राइंग इन द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस बाय द मीन्स ऑफ द क्रिएटिंग अ वैक्यूम। अच्छा,
कैनिंग आता है, कैनिंग इज द मेथड ऑफ द प्रिजर्विंग द फूड बाय द प्रोसेसिंग एंड सील्ड इन द एयर टाइट कंटेनर बोलते हैं। जैसे कैनिंग होता है, जैसे आपका लेस का पैकेट है उसे बिल्कुल एयर टाइट कर दिया आपने तो खराब नहीं होगा, वैक्यूम में मॉइस्चर हटा दिया जाता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बायो geochemical cycles involved in the all the process mentioned below, कंडेंसेशन, मेल्टिंग, ट्रांसपिरेशन, एवोपरेशन, फ्रीजिंग। तो ये सिंपल सा वाटर होता है आपका, वाटर होता है कि नहीं होता। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, पहले ये पढ़ लेता हूँ। देखो लिखा हुआ है, प्रोसेस ऑफ द सच एज नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, डीके एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ आर द प्रोसेस ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल। कार्बन साइकिल प्रोसेस एक्सचेंज अमंग द बायोस्फीयर, पेडोस्फीयर, जियोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द एटमोस्फीयर of the earth, mineralization of the organic sulfur into the inorganic form, oxidation of the hydrogen sulfide and elemental sulfur to the sulfate is process of the sulfur cycle। इनकी बात करेंगे किसी दिन, वैसे मैंने नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल और सल्फर साइकिल पढ़ा रखी है, पर अभी फिलहाल बात करते हैं वाटर साइकिल की। वाटर साइकिल अगर नॉर्मल देखेंगे तो इसमें क्या होता है, ये वाली पिक्चर नहीं, ये वाली पिक्चर देखिए कि अगर जैसे बारिश हुई, पहले देखो ये सरफेस रन ऑफ था, यहाँ से क्या हो कि एवोपरेशन हुआ, सनलाइट में क्या हो एवोपरेशन हुआ। उसके बाद क्या होता है, अब देखो सीधे डायरेक्ट वाटर से क्या होता है, जब ऊपर आता है तो उसे एवोपरेशन बोलते हैं। और जो आपके क्या होते हैं, जो आपके जो ट्रीज वगैरह होते हैं, जो प्लांट्स वगैरह, जब ये क्या करते हैं मॉइस्चर को ऊपर ले जाते हैं तो इसको ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बोलते हैं। याद रखना है, पानी डायरेक्ट जा रहा है, पानी डायरेक्ट आपका क्या एवोपरेट होकर जा रहा है, एवोपरेशन, और बाई प्लांट्स जा रहा है तो उसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अब क्या होता है कि आपका ऊपर जाएंगे और जैसे जैसे आपकी क्या होगी ऊपर जाते आपका जानते हैं टेम्परेचर क्या होता है, गिरने लग जाता है, तो गिरेगा तो कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन के थ्रू आपका क्या होगा बारिश होगी, बारिश होने को बोला जाता है आपका पार्टिसिपिटेशन। ठीक है ना, तो ये आपने याद रखना है। तो पूरी प्रोसेस हो गई, देखो यहाँ पे जो मैंने बोला था, देखो कंडेंसेशन हो गया, बारिश का गिरना, ठीक है ना, मतलब कंडेंसेशन मतलब जब क्या आपके जब वेपर किस में चेंज हो जाती है आपकी वाटर में। ट्रांसपिरेशन मतलब होता है जब आपका क्या होता है जब प्लांट्स के थ्रू जो क्या होती है एवोपरेट होती है आपकी क्या वाटर, एवोपरेशन होता है जब वाटर सीधे ऊपर चला जाता है। फ्रीजिंग होता है जब आपके जैसे फ्रीज हो गया आपका पानी, मेल्टिंग होता है जब पिघल जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी आपको। इसके अलावा इस वाली स्टेट को आप याद कर लेना कि अगर पूछा जाता है कि अगर जैसे देख लीजिए ये सॉलिड मटेरियल है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, और ये गैस हो गया। अब देखो सॉलिड से अगर मैं किस में बदलूँ, देखो सॉलिड है, अरे यार ये उटपटांग पिक्चर ला गया यार मैं तो, गलत पिक्चर उठा के ला गया, ये उल्टा लिख दिया शायद से इसने। अच्छा देखो सॉलिड से लिक्विड की तरफ अगर लाना था तो अगर देखो सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाना तो इसे क्या बोला जाता है, मेल्टिंग बोला जाता है, यहाँ उल्टा हो गया मेल्टिंग। और अगर लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाना तो उसे बोलते हैं फ्रीजिंग, उसे क्या बोलते हैं फ्रीजिंग। अच्छा लिक्विड से अगर देखो मुझे कहाँ जाना है, अगर उसे क्या करना है गैस में लाना है, उसे कंडेंसेशन बोला, उसे क्या बोला जाता है एवोपरेशन बोला जाता है, बोला जाता है ना एवोपरेशन, उल्टा एवोपरेशन। और अगर सीधे यानी कि आपका लिक्विड में बदल रहा है तो उसे कंडेंसेशन बोला जाता है। सॉलिड से अगर मुझे करना है तो उसे बोला जाता है आपका सब्लिमेशन, ऊपर की तरफ कौन सा होगा सब्लिमेशन, नीचे की तरफ डिपोजिशन हो जाता है। चलो आगे चलते हैं। टू डिके स्टार्ट विद द पीएच ऑफ द अवर माउथ। याद रखना कि हमारे दांत तब तक सेफ हैं जब तक उनका जो क्या होता है एल्कलाइन है, एल्कलाइन है, मतलब बेसिसिटी उसके अंदर हल्की सी बेसिसिटी बोल सकते हैं, बेसिसिटी मतलब बोल सकते हैं कि लगभग जो हमारा पीएच वैल्यू होती है क्या होती है आपके टूथ की, वो लगभग कितनी होती है आपकी 7.5 के आसपास, स्लाइटली क्या होती है बेसिक होता है। और टूथ डिके देखने को मिलता है आपका जब वो होता है लगभग एसिडिक इन्वायरमेंट बनने लगता है लोअर देन द 5.5। तो ये आप याद रखना, और इसका रीज़न होता है फ्लोराइड। अच्छा जो आपका कई बार पूछा जाता है जो आपका टूथपेस्ट होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, तो याद रखना बेसिक होता है, ठीक है ना। तो लिखा हुआ एट द पीएच ऑफ द 5.5 द टीथ risk of the cavities and the tooth decay begins in the mouth. A healthy mouth is in neutral pH range. Teeth can actually become the stronger and the remineralize when the pH of the mouth is 7.5 or the above. If the pH of the teeth maintained at the basic level and the healthy bacteria within the dental plaque biofilm will not die and the shift to the cavity causing bacteria will not occur. The role of the toothpaste is to prevent the tooth decay as follow. तो फ्लोराइड होता है, ये क्या करता है कि अगर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई ना तो ये दांतों को खराब कर लेता है। Is a mineral that can prevent the tooth decay from the progression. It can even reverse or the stop. उल्टा भी कर सकता है, मतलब ज़्यादा बढ़ गया तो खतरनाक है, नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है। Early tooth decay, hence most of the toothpaste have the fluoride ions. Secondary toothpaste have the salt in them with which decreases the acidity of the mouth. तो ये आप याद रखना। अच्छा दांत का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है कौन सा होता है, इनेमल। दांत का क्यों, हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है इनेमल।
दांत की कोटिंग जो होती है, जो क्या होता है, दांत होती है उन पर जो कोटिंग लगी होती है, इनेमल लगा होता है। तो जब किसी चीज़ को हम तोड़ते हैं ना दांत से, कभी कभी देखा हमने चूरा चूरा निकलता है, इनेमल ही होता है। ये सबसे मजबूत पार्ट होता है हमारे दांतों का। हमारे दांतों को जरूरत होती है कैल्शियम की और फास्फोरस की। हमारे हड्डियों को भी इन्हीं की जरूरत होती है। पर याद रखना, हमारे दांतों को खराब कौन करता है? तो अगर फ्लोराइड बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, दांत खराब हो जाते हैं। तो ये पीएच वैल्यू है, 0 की तरफ जाते हो तो एसिडिटी बढ़ती है, 7 पे आपका न्यूट्रल होता है, और 14 की तरफ जाते हो तो बेसिडिटी बढ़ती है। अब जो होता है, जैसे आपका ब्लड होता है तो 7.4 के आसपास ब्लड का होता है, 7.5 के आसपास आपका किसका होता है, टीथ का जो आपका बेसिडिटी होता है वो आइडियल कंडीशन, तो वाटर जो होता है आपका वो 7 पे होता है, ठीक है ना। आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो लगभग 0 के आसपास होता है, और जो ड्रेन क्लीनर होता है वो 14 के आसपास बेसिडिटी दिखाता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है, इन रूरल एरिया काउ डंग इज यूज टू कोट द फ्लोर एंड द वॉल्स ऑफ द हट टू। ये क्या करता था आपका कि इंसेक्ट्स वगैरह नहीं आते थे, तो सबसे बेहतर होता था ये काउ डंग जो होता था, गाय का जो गोबर होता था। इससे क्या होता है, ये इंसुलेटर का काम भी करता था। ठंड में गर्म रखता था हट को, झोपड़ी को, और सर्दियों में क्या रखता था, गर्म रखता था। सर्दियों में गर्म रखता था और गर्मियों में कैसा रखता था, ठंडा रखता था। इंसुलेटर का काम करता था। और जितने भी आपके क्या थे, इसमें गुड बैक्टीरिया पाए जाते थे जो इंसेक्ट को दूर रखता है। तो मैं यहाँ पे देखो पढ़ लेता हूँ। लिखा हुआ है, पीपल इन द रूरल एरियाज यूज द काउ डंग टू कोट द फ्लोर एंड वॉल्स ऑफ द हट एज इट एक्ट एज द चीप थर्मल इंसुलेटर। देखो इंसुलेटर का काम करता है। इट इज ऑल्सो यूज टू रिपील द इंसेक्ट्स। काउ डंग कंसिस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दैट आर द हार्मलेस टू द ह्यूमन बींग। इसके अंदर ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए खतरनाक नहीं होते। काउ डंग इज रिच इन द मिनरल्स एंड हैज द एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द वेरियस डिसीज एंड द हेल्थ प्रॉब्लम्स। इट एक्ट एज अ रेपलेंट एंड टू द मॉस्किटो। मॉस्किटो नहीं आते, मच्छर नहीं घुसते, एंड द पॉइजनस क्रिएचर लाइक द स्कॉर्पियन, सेंटीपेड्स एंड द स्नेक्स। मोरेओवर द फ्लोर एंड द वॉल्स रिमेन वार्म इन द विंटर। याद रखना, सर्दियों में गर्म रहती है वॉल्स, और सर्दियों में कैसे रहती है, गर्म रहती है, ठीक है ना। सर्दियों में गर्म रहती है और गर्मियों में कैसे रहती है, आपकी ठंडी रहती है दीवारें। तो ये आप याद कर सकते हैं। तो इसी के साथ बायोलॉजी वाला पार्ट कंप्लीट होता है, और कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मैं बीच बीच में कराता रहूँगा। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिजिक्स में चलेंगे, जिसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही आपको बेल आइकन प्रेस करना है, बेल आइकन प्रेस करते ही आपको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना, ताकि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही वो आपको टाइम टू टाइम मिलते जाए। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।